Hello students, today we are going to start 11th class syllabus of subject physics. So there are two processes for studying the 11th class syllabus, as this is the basic requirement for your medical and engineering competitive examination and also for the purpose of board. So according to the NCERT syllabus recommended by the CBSE, chapter start from physical world and unit and dimension and measurement, and wherever the extra topic is required, वहाँ पर extra topic जो है वह दे दिया है. जैसे हम लोग जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे वहाँ पे वेक्टर का कंसेप्ट दे दिया, चैप्टर जब 6 पढ़ेंगे वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट दे दिया, चैप्टर जब 3 पढ़ेंगे वहाँ पे डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट दे दिया. ठीक है, उस तरह जो है ग्राफ का कंसेप्ट जो है चैप्टर 4 में आपका थोड़ा दे दिया. तो इस तरह बीच बीच में एक कंसेप्ट दे दिया है, जिससे जो है कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड जो है वो बच्चों का अच्छा नहीं हो पाता है. इस कारण से जो 11th क्लास का फिजिक्स हम लोग को स्टार्ट करना पड़ता है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग को मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना पड़ता है. कौन सा टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है जो सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स. ये टॉपिक जो है ये बेसिक है. इस टॉपिक पढ़ने के बाद अगर हम लोग जो है 11th की सिलेबस को स्टार्ट करते हैं तो किसी भी चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. न तो आपको बोर्ड लेवल में कोई प्रॉब्लम होगा और ना ही कंपटीशन लेवल में कोई प्रॉब्लम होगा. यानी ऑल लेवल के क्वेश्चंस को आप जो है साथ चैप्टर वाइज रीड कर सकते हैं. वेयर योर बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स आर कंप्लीट. ये उसी तरह का बात हुआ जैसे मान लो कि आपके पास जो है रेनकोट, दो स्टूडेंट है, एक रेनकोट के साथ है, एक स्टूडेंट के पास रेनकोट नहीं है, और दोनों जो है बाहर जा रहे हैं और स्पेस में आपको जो है रास्ते में वर्षा होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है. वर्षा हो भी सकती है. यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो यह सोच रहे हैं कि अभी वर्षा नहीं हो रही है तो बाद में वर्षा नहीं होगी, इसलिए रेनकोट को मिस कर दिए. यानी रेनकोट जो है उसको मिस कर दिए. एक नंबर स्टूडेंट. दूसरा नंबर का स्टूडेंट है, ये कह रहे हैं कि वर्षा हो या नहीं हो हमारे पास रेनकोट रहना चाहिए. रेनकोट हमारे पास रहेगा तो वर्षा होगा तो भी हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, मतलब प्रोटेक्टेड रहेंगे. वर्षा नहीं होगा तो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे. अब आपके चॉइस पे यह डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा बेटर है. तो मान लेते हैं कि अगर हम लोग चैप्टर 1 और 2 से स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से, तो हमें इस मैथमेटिकल टूल्स की इस चैप्टर को पढ़ने में, यूनिट मेजरमेंट पढ़ने में कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कि अभी वर्षा नहीं हो रही है, तो यह फर्स्ट स्टूडेंट का कंसेप्ट है कि हमें रेनकोट की आवश्यकता नहीं है. लेकिन जैसे ही ये आधे रास्ते में थे, अभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे नहीं, थोड़ी ही दूर चले, उसके बाद वर्षा होना स्टार्ट हो गया. अब यह स्टूडेंट क्या करेगा? भीग जाएगा. तो जैसे ही आप चैप्टर 2 के बाद 3, 4, 5 में इंटर करेंगे, आपको एक्स्ट्रा कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ जाएगी, और वो कंसेप्ट मैथमेटिकल टूल्स का आपने क्लियर किया नहीं है, तो हाँ हर एक क्वेश्चन में आपका फंसने की संभावना ज्यादा है. यानी डाउट क्लियर करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, ज्यादा डाउट आपको क्रिएट होगा. अब इस स्टूडेंट को देखिए, स्टूडेंट 2 के पास रेनकोट है, ये भी उतना ही डिस्टेंस चला, उसके बाद वर्षा आ गया, ये अपना रेनकोट यूज किया और आगे कंटिन्यूअस जो स्पीड था उसी स्पीड से स्पीड फॉरवर्ड मूव कर रहा है. तो यह जो अच्छा तरीका है वह तरीका यह है कि वेट एंड वॉच से अच्छा है कि यू प्रिपेयर योरसेल्फ, ताकि आपकी हर एक सिचुएशन में आप सक्सेस हो सके. वेदर यू हैव टू कंप्लीट मेडिकल और नॉट, you have to complete engineering or not, but you are able and you have so depth knowledge so that whatever you want, yeah, in any field you want to go, you will complete or successful in that field. आपको बाद में टाइम बच जाएगा और स्पीड आपका बढ़ जाएगा, डाउट्स कम से आएंगे आपका, और आपका जो है स्टडी सिंक्रोनाइज्ड वे में हो. और यहाँ पर स्टडी जो है सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं. इसलिए हम लोग जो है एक्स्ट्रा
टॉपिक्स जो है पहले डील करते हैं मैथमेटिकल टूल्स, और तब उसके बाद जो है हम लोग अपने सिलेबस के आएंगे। मैथमेटिकल टूल्स में अब आपको यह जानने का जरूरी है कि ये मैथमेटिकल टूल्स में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है। बेसिक इंट्रोडक्शन पहले आपको जानना जरूरी है। तो पहला जो मैथमेटिकल टूल्स में आवश्यकता हम लोग को पड़ता है वह है आपका वेक्टर। दूसरा जो आवश्यक टॉपिक है वह है डिफरेंशिएशन। तीसरा जो टॉपिक है वह है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। फोर्थ टॉपिक जो है वह है इंटीग्रेशन। फिफ्थ जो टॉपिक है वह है हम लोग का ग्राफ। अब इस फिफ्थ टॉपिक के बाद फिर इधर आइए, सिक्स्थ जो टॉपिक हम लोग को जरूरी पड़ता है वह है ट्रिग्नोमेट्री। सेवेंथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, एट में आ जाइए लॉगरिथमिक। 9 में आ जाइए आपका बाइनोमियल, और 10 में आ जाइए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वाड्रेटिक, लॉग हो गया, बाइनोमियल हो गया। इतने टॉपिक्स की हम लोग को जो है डिटेल से आवश्यकता पड़ती है अपने बेसिक्स में, फिजिक्स को अच्छे ढंग से समझने में। इसमें से ट्रिग्नोमेट्री इस पार्ट को स्टूडेंट सेल्फ रिवाइज करना है आपको, जो भी आप 10th तक पढ़े हैं उसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है इसको भी आपको सेल्फ कर लेना है, या 1 क्लास के वीडियो में ये चारों टॉपिक को हम डिस्कस कर देंगे। इसमें थोड़ा करना है, आपका 10-10 मिनट का टाइम लगेगा। इसको भी आपको सेल्फ करना है और इसको भी आपको सेल्फ करना है। इफ रिक्वायर्ड ऑन डिमांड वी डील ऑल दिस 4 टॉपिक इन द 1 क्लास वीडियो। बट ये जो 5 टॉपिक्स है इसको आपको डिटेल से पढ़ना है। डिटेल से इस 5 टॉपिक को करिएगा, तब जाकर के आपका मैथमेटिकल टूल्स जो होगा वो ज्यादा ढंग से क्लियर होगा। अब इसमें वेक्टर में हम लोग को इसका कंसेप्ट का जरूरी पड़ेगा, इस सारे कंसेप्ट का जरूरी हम लोग को इसमें पड़ जाएगा। इसलिए आप क्या करिएगा, इसको साइड से सेल्फ कर लीजिएगा। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो वेक्टर से हम लोग का स्टार्ट होगा मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें जहां पर भी हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री की जितने बात की आवश्यकता पड़ेगा वो ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट हम लोग साथ साथ करते जाएंगे इसमें वेक्टर्स में। अब जो है हम लोग आते हैं अपने चैप्टर्स पे, यानी चैप्टर्स पे नहीं, अपने सब्जेक्ट। ये हो गया मैथमेटिकल टूल्स। अब हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट पे कि फिजिक्स क्या है। यह आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद अब हम लोग जो है अपने पढ़ाई पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हम लोग को फर्स्ट जानना है कि व्हाट इज फिजिक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या है ये हम लोग को जानना है। इसको समझने के लिए आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर मान लेते हैं कि एक रबर है। इस रबर को हम लोग जो है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, और डिफॉर्मिंग फोर्स को जो है हम लोग जब लगा रहे हैं तो ये रबर जो है डिफॉर्म हो गया, और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोग रिलीज किए, छोड़ दिए, रबर पुनः ओरिजिनल शेप में आ गया। तो इस तरह हम लोग क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स बॉडी में डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ, और बॉडी जो है आफ्टर रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पुनः अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लिया। यानी इस बॉडी का ऐसा नेचर है कि यह जो है अंडर सर्कमस्टांसेज यह जो है डिफॉर्म होगा, और आफ्टर रिमूवल ऑफ सर्कमस्टांसेज यह पुनः अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। दूसरा, जैसे अभी हम लोग जो है कोरोना में डिफॉर्म है, आफ्टर कोरोना फिर हम लोग यूजुअल हो जाएंगे। तो ये जनरल ट्रैक है आपको समझने के लिए। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, अगर इसी के जगह एक गीला मिट्टी हम लोग ले ले, उसका शंकर भगवान बना ले, उसको रावण के अंगूठा की तरह दाब दीजिए, और तब इसको जो है थंब को हटाइए, क्या वह अपना ओरिजिनल शेप गेन कर पाएगा? नहीं। तो हम लोग एक दूसरे मटेरियल के नेचर को स्टडी कर रहे हैं। इस मटेरियल के नेचर ऐसा है कि यह डिफॉर्मिंग फोर्स से एक बार डिफॉर्म हो गया तो पुनः अपने ओरिजिनल शेप पे कम बैक नहीं हो सकता है। या कोई लकड़ी हम लोग रख लिए, उस पर एक हथौड़ा दीजिए हैमर से, वह लकड़ी डिफॉर्म हो जाएगा, फिर हथौड़ा हटाइए, वो अपना ओरिजिनल शेप नहीं गेन करेगा। तो इन सभी स्टडी में हम लोग देख क्या रहे हैं कि किसी भी मटेरियल के नेचर का स्टडी कर रहे हैं कि
कि वह सब्जेक्टेड टू फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जब उस पर लगाएंगे तो उसका नेचर में क्या चेंज होगा, इसका स्टडी कर रहे हैं हम लोग। सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, तो एक पार्ट हुआ हम लोग का स्टडी का, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं नेचर का। यहाँ पर जो यह पार्ट हम लोग है नेचर ऑफ मटेरियल का स्टडी कर रहे हैं। नेचर ऑफ मटेरियल सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, यानी फोर्स के अंदर मटेरियल का नेचर किस तरह से चेंज करेगा, इसकी स्टडी करें। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि मान लो कि यह हमारा एक कोई बॉडी है, यह बॉडी को यहाँ पे हम लोग रखे हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए तो जैसे ही इसको हम लोग छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, यह बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अब इसको फिर ऊपर फेंक करके देखें, फिर भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अब कोई दूसरा बॉडी को हम लोग जो है ऊपर फेंक करके देखें, यह भी देखिए, यह भी डाउनवर्ड ही आ गया, फिर अपवर्ड गया, फिर डाउनवर्ड आ गया। यानी हम लोग देख रहे हैं कि इस स्पेस में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस मास को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। यह एक घटना है बॉडी का गिरना, यानी फॉलिंग ऑफ ए बॉडी इज ए इवेंट। यह इवेंट का स्टडी हम लोग कर रहे हैं, और यह इवेंट किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है, तो आपको ध्यान आ गया होगा घटना देख करके, ग्रेविटेशन लॉ। इसका मतलब है कि हम लोग जो है नेचर में अगर करने वाले इवेंट्स और इवेंट्स किस लॉ से गाइड हो रहे हैं, उसके लॉ, इसका भी स्टडी करना चाहते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे देख लो, मान लो कि एक इधर से आ रहा है बॉडी, एक इधर से आ रहा है, दोनों कोलाइड कर गया। तो अभी अभी आपने देखा कि दोनों बॉडी बोथ आर इन मोशन, दोनों का स्टेट ऑफ मोशन कुछ होगा जो उसके मोमेंटम द्वारा डिसाइड किया जाएगा। आफ्टर कोलिजन बोथ एक ही स्थान पे रह गया कोलाइड करने के बाद। तो यहाँ देख रहे हैं कि कोलाइड करने के बाद दोनों बॉडी एक ही प्लेस पे रह गया, एक ही प्लेस पे रह गया, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। लेकिन कुछ आपको सुनाई देगा, आवाज, साउंड। अब आप एनर्जी कंजर्वेशन जानते हैं तो देखिएगा कि यहाँ जो एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी, वो कहाँ डिसअपियर हो गया, साउंड में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया। यानी कि यह घटना जो है कोलिजन का, यह भी सर्टेन लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो इस तरह जो भी इवेंट्स हैं जो हमारे नेचर में हो रहे हैं, वह इवेंट किस लॉ के अकॉर्डिंग गाइडेड हो रहा है, उस लॉ का स्टडी करना और उस इवेंट का भी स्टडी करना। जैसे फॉलिंग ऑफ ए बॉडी, एट द टाइम ऑफ फॉल व्हाट विल बी इनिशियल स्पीड, व्हाट विल बी द पोजीशन, इन हाउ मच टाइम इट सफर्स, हाउ मच डिस्टेंस, how with what velocity, with what acceleration, what force is acting, what is the momentum। तो these all aspect का जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं, यह है इवेंट का स्टडी, और इवेंट किस लॉ से गाइड हो रहा है, उस लॉ का स्टडी करना। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि मेनली तीन चीज का हम लोग को फिजिक्स में स्टडी करना है। नेचर ऑफ मटेरियल सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, नेचुरल इवेंट्स एंड द लॉज दैट गाइडेड द नेचुरल इवेंट्स। तो फिजिक्स को हम लोग इस ढंग से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ नेचर, ब्रैकेट में लिखेंगे सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पर ह्यूमन नेचर हम लोग को नहीं पढ़ना है कि इस आदमी को दो बात बोल देंगे तो एक गुस्सा आ जाएगा, या फिर आपे से बाहर हो जाएगा, या कैसा रिएक्ट करेगा या रिएक्ट नहीं करेगा। इस नेचर को नहीं पढ़ना है। साइकोलॉजिकल नेचर नहीं पढ़ना है, पॉलिटिकल नेचर नहीं पढ़ना है, कॉमर्शियल नेचर नहीं पढ़ना है। एक्सटर्नल फोर्स के सब्जेक्ट में जो नेचर में चेंज आएगा उसको हम लोग को पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में ऐड कर दिए। तो दैट स्टडी ऑफ नेचर, कॉमा दे दीजिए, natural events and the laws that guided the natural events। अब यहाँ नेचुरल इवेंट्स हम लोग बोल रहे हैं, नेचर में अकर करने वाले, नेचुरली अकर करने वाले भी इवेंट हो सकते हैं और आर्टिफिशियल इवेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉलिंग, ग्रेविटेशनल जो है, चार्ज का अट्रैक्शन रिपल्सन है, मैग्नेट का मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के साथ अट्रैक्शन या रिपल्सन की घटना मैग्नेट में जो है, ये नेचुरल इवेंट्स भी हो सकते हैं। और जब मान लो कि दो बॉडी आपस में कोलाइड किया तो ये आर्टिफिशियल इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो इवेंट्स जो है हम लोग नेचुरली अकरिंग भी हो सकता है, आर्टिफिशियली मेड भी हो सकता है। तो नेचुरल इवेंट्स इज कॉल्ड फिजिक्स।
तो यह हमारा फिजिक्स हो गया, जिसमें मेन 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला है कि नेचर, जिसमें हम लोग जो है चैप्टर नंबर आपका 9 और चैप्टर नंबर 10, फिर 11 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, फ्लूइड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, विस्कोसिटी, वहां नेचर है, सरफेस टेंशन में नेचर पढ़ेंगे और थर्मल नेचर के विषय में इसमें पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोग 11 के चैप्टर में पढ़ेंगे। नेचुरल इवेंट्स में मान लो कि ग्रेविटेशन है, और फिर चैप्टर जितना मोशन है, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स यानी कि मैकेनिक्स, ये सब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन हम लोग को पढ़ना है और इसके साथ साथ लॉज भी पढ़ना है, इसका लॉज। तो 3 है, नेचर, नेचुरल इवेंट और लॉज। ये 3 चीजों को ध्यान में रखना है फिजिक्स के स्टडी के लिए। यानी कि आपका जो साइंटिफिक मेथड होगा स्टडी का, उस ब्रेन में आपको ये 3 चीज को ध्यान में डाल लेना है कि हम लोग को इस 3 नजरिए से देखना है। अब जो है हम लोग को जो, जैसे मान लो कि कोई बॉडी जो है रेस्ट में है, मान लो कि यहाँ पर एक बॉडी है ए और यह टेबल पे रखा हुआ है, तो हम लोग लिखते हैं बॉडी ए इज इन रेस्ट। तो इतना वर्ड हम लोग को यूज करना पड़ा। इस वर्ड की जगह पे रिप्लेस करने के लिए हम लोग अगर चाहते हैं एक छोटा सा स्मॉलर जो है, स्मॉल कोई हम लोग इक्वेशन यूज करें, तो हम लोग लिख सकते हैं इस बॉडी का v इज इक्वल टू 0। इसका भी मीनिंग वही होता है कि बॉडी इज इन रेस्ट। तो यह एक लीनियर इक्वेशन है। जैसे हम लोग x बराबर कुछ लेते हैं, y बराबर 5x लेते हैं, या y बराबर 2 लेते हैं, x बराबर 3 लेते हैं। तो इस तरह ये इक्वेशन है एक लीनियर। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो भी फिजिक्स का कंसेप्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, जैसे आप अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश और इन संस्कृत और इन एनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में, या फिर चाइना से आए हैं तो चाइनीज लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में। तो उसी तरह यहाँ एक मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक m1 मास है, यहाँ पर m2 मास है, दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं -G m1m2/r²। कूलम्ब्स लॉ आप लोग 10th क्लास में पढ़े होइएगा। यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, तो इसके बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड 1/4πε0 q1 q2/r²। यानी जो कुछ भी फिजिक्स में हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, द लैंग्वेज इज मैथमेटिकल इक्वेशन। सो हम लोग कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यानी फिजिक्स को बिना मैथमेटिक्स के अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा जा सकता। यानी हम लोग को 2 चीज करना है कि फिजिक्स के कंसेप्ट को मैथमेटिकल टर्म में समझना है, और हायर स्टडी में आप जाएंगे तो वहां दोनों वाइस वर्सा भी करना पड़ता है। कभी कभी कुछ एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आते हैं जिससे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना पड़ता है, यानी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के आधार पे मैथमेटिक्स डिराइव करना होता है। जैसे आपका पूरा कैलकुलस डिराइव हो गया न्यूटन के कंसेप्ट आने से, तो उसी तरह जो है कभी कभी हम लोग को फिजिक्स के कंसेप्ट को मैथ में कन्वर्ट करना पड़ता है। कभी कभी मैथमेटिकल जो रिजल्ट आते हैं डिराइव करके उसके करस्पॉन्डिंग फिजिकल हम लोग को क्या करना पड़ता है, फ्रेम करना पड़ता है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। तो पहले जो है मैथमेटिकल रिजल्ट आया, बाद में जाकर के हम लोग उसको प्रूव करते हैं। तो इस तरह जो हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बाद में होता है। यानी फिजिक्स के कंसेप्ट में आपको दोनों चलता है। कभी जो है फिजिक्स के कन्वर्ट करना है मैथमेटिक्स में, कभी जो है मैथमेटिकल से फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या दे रहा है वो हम लोग को कन्वर्ट करना है। यानी मैथमेटिकल रिजल्ट से फिजिक्स बनाना है, कभी फिजिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिक्स का सहारा लेना है। सो फाइनली हम लोग कह सकते हैं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये हम लोग का फर्स्ट जो है, या हम लोग एक स्टेटमेंट कर सकते हैं। इसको और अगर अच्छे ढंग से आप समझना चाहिए तो एक इमेजिन कीजिए कार। यह जो है हमारा 2 व्हील हो गया, यहाँ पे एक कार हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। अगर कार हमारा फिजिक्स है तो व्हील जो है वो मैथ है। अगर इस कार से हम लोग इस व्हील को हटा देते हैं तो ये कार जो है रोड पे नहीं चलेगा। अब कहोगे कि सर फोर्स लगा लेंगे और एक्स्ट्रा इसको खींच करके ले जाएंगे, लेकिन स्मूथ जो रनिंग होगा वो नहीं चलेगा। उसी तरह हमारा अगर मैथमेटिक्स हटा दें, हम लोग मैथमेटिकल टूल्स को हटा दें, तो फिजिक्स का कंसेप्ट हमारा यूजुअली अच्छे ढंग से नहीं चलेगा। इसलिए फिजिक्स को रन कराने के लिए मैथमेटिक्स का व्हील के रूप में होना जरूरी है। अब जितना आपका व्हील होगा, जितना इस व्हील का आरपीएम होगा, उतना ही
कार का स्पीड ज्यादा होगा, इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। यानी जितना मैथमेटिकल टूल्स आपका स्ट्रांग होगा, फिजिक्स पढ़ने में स्पीड भी आपका उतना ज्यादा होगा, अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ब्रॉड होगी, आपका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन भी उतना ही स्ट्रांग होगा। तो अब इस मैथमेटिक्स के बाद जो है हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक पे, वेक्टर पे। तो अब जो है हम लोग आ जाते हैं अपना टॉपिक पे, जिसका नाम है, फर्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वेक्टर। अब इस वेक्टर पढ़ने के लिए वेक्टर के पहले हम लोग को एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अभी तो केवल हम लोग ने यह जाना कि फिजिक्स क्या है। अब फिजिक्स इवेंट है, इवेंट का लॉ है और नेचर है मटेरियल का। इसके अलावा फिजिक्स के पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स जरूरी है, जिसको मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक इतना ही बात हम लोग जाने। अब फिजिक्स में जो पढ़ना है उसको क्या कहते हैं। जैसे कोई बॉडी यहां खड़ा है तो इस पोस्चर को क्या कहेंगे, इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, रेस्ट बोले या मोशन बोले। तो फिर रेस्ट के लिए कैसे हम लोग मैथमेटिक्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा क्वांटिटी के द्वारा हम लोग एक्सप्रेस करेंगे या इमेजिन करेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे कि बॉडी इज इन रेस्ट और बॉडी इज इन मोशन। तो मान लेते हैं कि v इज इक्वल टू 0, तो समझ रहे हैं बॉडी इज इन रेस्ट, एंड v इज नॉट इक्वल टू 0, तो समझ रहे हैं बॉडी इज इन मोशन। तो यह v क्या है, तो यह एक वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी है, स्पीड है, यानी कि यह एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी एक क्वांटिटी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं जिसके टर्म में हम लोग फिजिक्स की भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट जो स्टार्टिंग होगा फिजिक्स में वो होगा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। और तब फिजिकल क्वांटिटी का जब हम लोग टाइप पे आएंगे वहां से हम लोग का वेक्टर स्टार्ट आ जाएगा इसमें। तो अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है या हम लोग को जानना है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक फर्स्ट एस्पेक्ट, क्योंकि अभी आपको बताया है कि फिजिक्स में जो पढ़ना है आपको साइंटिफिक मेथड से पढ़ना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड हो। तो फर्स्ट जो मेथड है ऑन बिहेवियर, बिहेवियर के आधार पर डिफाइन करेंगे, और दूसरा एस्पेक्ट जो है वह मेजरमेंट, मेजरमेंट के आधार पर डिफाइन करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर फिजिकल क्वांटिटी को ब्रॉडली हम लोग के सिलेबस में दो पढ़ना है, होता तीन है। एक स्केलर क्वांटिटी पढ़ना है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एक आपका टेंसर भी होगा जो हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ दें। मेजरमेंट के आधार पर भी जो है तीन कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी, और तीसरा हो गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो ये मेजरमेंट एस्पेक्ट है जो हम लोग यूनिट डायमेंशन में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो है इस दोनों एस्पेक्ट के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी का दो डिफिनेशन हो जाता है। दो तरह से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। पहला, इस मेजरमेंट के आधार पे अगर हम लोग डिफाइन करें तो कह सकते हैं द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आइदर बाय डायरेक्ट मेथड और बाय इनडायरेक्ट मेथड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायरेक्ट मेथड से हम लोग मेजर कर सके या इनडायरेक्ट मेथड से मेजर कर सके। जैसे मान लो कि हम लोग जो है बाइक चला रहे हैं, तो बाइक में स्पीडोमीटर हम लोग लगा दिए हैं। अब स्पीडोमीटर के द्वारा आपसे पूछेगा कि इसका रीडिंग बताइए, तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट हुआ कि आप कितना स्पीड से जा रहे हैं। किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा तो वहां डायरेक्ट हम लोग मेजर कर रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा, अमीटर लगा करके। वोल्टेज चेक करना है, वोल्टमीटर लगा करके चेक कर दिए, तो ये सब डायरेक्ट मेजरमेंट है। अब इनडायरेक्ट मेजरमेंट बताइए कैसे हम लोग समझेंगे कि इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए आपको भी बताते हैं कि मान लो कि अभी जो है आज की क्लास में आपको इंडिया के ऊपर बादल लगा हुआ है, क्लाउड, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इंडिया में ये जो इंडिया के ऊपर हमारा बादल लगा हुआ है क्लाउड, इस क्लाउड का मास क्या है। तो उसको कौन से तराजू में जाकर के हम लोग तौलेंगे, किस बैलेंस में। तो उसको जो है मेजर करने का जो प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे उसको इनडायरेक्ट मेजरमेंट बोलेंगे। इनडायरेक्ट मेथड क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि हम लोग जितना भी क्लाउड है वो पूरा का पूरा इंडिया में बरस गया, और इंडिया का एरिया हम लोग को मालूम है। अब एरिया पे कितना बरसा, हमारा कितना सेंटीमीटर रेनफॉल किया है वो हाइट मेजर कर लेंगे, और हाइट मालूम है, एरिया मालूम है, वॉल्यूम निकाल लेंगे वाटर का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से हमारा मास निकल गया। इतना ही मास जो है क्लाउड के फॉर्म में ऊपर था।
तो इस तरह जो मेथड है वह इनडायरेक्ट मेथड है जिसके द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लो, मान लो कि यह मोनू है और यह हमारा सोनू है, यह सोनू का बिल्डिंग है। अब आपको पूछेगा कि बताइए मोनू यहां से चल करके सोनू तक तो चला गया, सोनू के बिल्डिंग तक, तो ये डिस्टेंस वह डायरेक्ट मेथड से मेजर कर लिया, लेकिन इसके बिल्डिंग पे चढ़ नहीं सकता है, इसको हाइट बताना है, इस बिल्डिंग का हाइट क्या है, और डायरेक्टली यह मेजर नहीं कर सकता है। इस हाइट को कैसे हम लोग मेजर करेंगे, क्योंकि सोनू जो है इसको अपने बिल्डिंग पे चढ़ने नहीं दे रहा है और ना ही इसके पास कोई टेप और फीता है, तो कैसे मेजर करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से प्रोजेक्टाइल मिशन में भेज देंगे किसी को, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे। अब थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो यह हाइट हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे कि इस पोजीशन एक्स पोजीशन पे वाई का वैल्यू क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन से, और इस तरह हम लोग कैलकुलेट करके बता देंगे कि इस बिल्डिंग का हाइट क्या है बिना एक्चुअल हाइट मापे हुए। तो इस मेथड को भी हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। जैसे मान लो यहाँ पर अभी विंड ब्लो कर रहा है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा, कोई मशीन आपके पास नहीं है, विंड का स्पीड बताइए, कितना स्पीड से विंड ब्लो कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कागज का छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे। जैसे मान लो कि एक कागज का छोटा सा टुकड़ा है, इसका हम लोग स्मॉल पार्ट ले लिए, इसको एयर में छोड़ेंगे। अब यह 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे दैट इज डिस्टेंस कवर इन 1 सेकंड, यानी स्पीड ऑफ द एयर ब्लोइंग हेयर। तो इस तरह हम लोग विंड का एयर का स्पीड जो है निकाल सकते हैं। तो दीज आर द इनडायरेक्ट मेथड। सो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द क्वांटिटीज या दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आइदर बाय डायरेक्ट मेथड और बाय इनडायरेक्ट मेथड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और उसको इस 3 कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब बिहेवियर के आधार पे देखिए, बिहेवियर के आधार पे इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, ये देखना है हम लोग को। तो बिहेवियर के आधार पे देखना है फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो बिहेवियर के आधार पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई एक स्केल लगा हुआ है, एक स्केल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर 0, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो है हम लोग जो है एक डस्टर को ले लेते हैं। अब डस्टर को यहाँ पे हम लोग डाले 0 पे। अब आपसे पूछे कि ये बताइए इस एक लाइन के डायरेक्शन में, लीनियर डायरेक्शन में इस डस्टर की क्या प्रॉपर्टी है कि यह लीनियर डायरेक्शन में कहाँ तक पाया जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हम लोग टिक लगा दिए इस डस्टर का, लीनियर इस डायरेक्शन में, तो यहां से यहां तक ये डस्टर पाया जा रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि दिस बॉडी हैज ए प्रॉपर्टी टू एग्जिस्ट अलोंग ए लाइन फ्रॉम O पॉइंट टू A पॉइंट। तो इसका एक प्रॉपर्टी है एग्जिस्ट करने का। इस प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करने के लिए एक वर्ड हम लोग जनरेट किए, जिस वर्ड को हम लोग बोले लेंथ। उसी तरह अगर दूसरे डायरेक्शन में लेते हैं तो ब्रेथ, पूरे सरफेस पे लेते हैं तो एरिया, स्पेस में कंसीडर करेंगे तो वॉल्यूम। अब जो है हम लोग कोई फोर्स जो है इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाया, देखिए ये नहीं उठा, ज्यादा फोर्स लगाया ये उठ गया। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारा एक पार्टिकुलर फोर्स पे या कम अपोज कर रहा है, या बॉडी अगर इसको उठाया तो या उठ गया, उतना ही फोर्स से या नहीं उठा, तो ये जो है कम अपोज कर रहा है और या लिफ्ट होने में ज्यादा अपोज कर रहा है, तो बॉडी का नेचर इनर्शिया पता चला। अब इसको मेजर करने के लिए हम लोग ने डिफाइन किया मास। तो इस तरह किसी भी बिहेवियर को, यानी बॉडी के बिहेवियर को मेजर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जिस वर्ड का या क्वांटिटी का हम लोग सहारा लेते हैं, दैट वर्ड और क्वांटिटी इज टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन कंडीशन है इफ बिहेवियर इज मेजरेबल। अगर बिहेवियर मेजरेबल है तब, अगर मेजरेबल नहीं है तो फिर हम लोग उसके लिए वर्ड नहीं डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग कोई डॉट ले लिए, अब इसका डिफिनेशन आपको पूछेगा, बताइए लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है। तो जनरली तीनों को हम लोग लेंथलेस, ब्रेथलेस, हाइटलेस बोलते हैं पॉइंट के डिफिनेशन में, यानी कि इसका बिहेवियर मेजरेबल नहीं है एक लाइन के अलावा। उसी तरह मान लो कि कोई आदमी ओकेजनल ड्रिंकर है, तो क्या वो रोड पे जा रहा है तो हम लोग ड्रिंकर वर्ड यूज करेंगे उसके लिए? नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उसका बिहेवियर हमेशा एक जैसा नहीं है। लेकिन जो है रेगुलर है, प्रत्येक दिन यूज करता है, उसका बिहेवियर उसी ढंग से प्रत्येक दिन जो है एक्सप्लिसिट होता है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं ड्रिंकर का। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी मटेरियल बॉडी का जो बिहेवियर है वह अगर मेजरेबल है तो उस बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड या टर्म हम लोग यूज करते हैं, उसी वर्ड या टर्म को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो अब फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन लिख लेंगे और तब बिहेवियर के आधार पर जो है 3 है, स्केलर, वेक्टर और टेंजेंट
स्केलर और वेक्टर पढ़ेंगे और टेंसर की भी चर्चा थोड़ी सी हम लोग करेंगे। तो पहले फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन हम लोग नोट कर लेते हैं और तब उसके बाद बिहेवियर के आधार पे हम लोग आएंगे स्केलर और तब स्केलर के बाद वेक्टर। यही वेक्टर से आपका मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फिजिकल क्वांटिटी का फर्स्ट डेफिनेशन हो जाएगा आपका द बिहेवियर के आधार पे द वर्ड और टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस द बिहेवियर of a body if it is measurable is called physical, यहां तक नहीं लिखता है, is called physical quantity। दूसरा डिफिनीशन हम लोग मेजरमेंट के आधार पे लिख सकते हैं, वो भी यूनिट डायमेंशन में हम लोग को पढ़ना है। तो दूसरा हम लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं कि दोज क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड आइदर बाय डायरेक्ट मेथड or by indirect method are called physical quantity। यहां आर यूज किए हैं, दोज है तो फिजिकल क्वांटिटीज कर देंगे। यहां दी अगर क्वांटिटी वर्ड यूज करेंगे तो फिर फिजिकल क्वांटिटी रह देंगे डिफिनीशन में। दैट मीन्स कि इंग्लिश का ग्रामेटिकल पार्ट हम लोग करेंगे। तो इस तरह यह डिफिनीशन है मेजरमेंट के आधार पर और यह डिफिनीशन हो गया हमारा बिहेवियर के आधार पे। अब नेक्स्ट क्लास में बिहेवियर के आधार पे हम लोग दो कैटेगरी इसका मेनली पढ़ेंगे, एक स्केलर और वेक्टर। तो नेक्स्ट क्लास आपका इंपॉर्टेंट होगा। आज का क्लास केवल इंट्रोडक्शन क्लास था, इंट्रोडक्टरी, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, आप में इंटरेस्ट जगाने के लिए ये इस ढंग की पढ़ाई जानकारी आपको दी गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट करेंगे, जिसका हो जाएगा फर्स्ट टॉपिक स्केलर और दूसरा टॉपिक होगा वेक्टर।